क्या अफोर्डेबल होगी? क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए है। बिल्कुल अफोर्डेबल होगी। किराया तो खैर ऑब्वियसली आप अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी ये मान के चलें कि बहुत जल्दी बता देंगे और बहुत अफोर्डेबल होगी। अगर 12 साल पहले के रेलवे की बात करें अश्विनी जी, आज हमारी रेलवे कहाँ खड़ी है? क्योंकि हमने देखा कि लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में खासतौर से रेलवे जो एक तरह का हथियार होता था, राजनीतिक हथियार होता था। रेल मंत्रालय किसको मिलेगा, कितनी ट्रेन चलेंगी, फिर रेल बजट आता था, उसमें सांसद खड़े होकर मांग करते थे कि फलाना ट्रेन चले, इसको स्टॉपेज हमारे यहाँ कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उसको बदल दिया, रेल बजट को समावेश कर दिया गया आम बजट के साथ, और कई सारी बातें हमने देखी जो परिवर्तन दिखा रहे हैं। आपको ज़मीन पर क्या परिवर्तन होते दिखाए पिछले 12 साल में? बहुत सारे परिवर्तन आए और आगे भी बहुत सारा काम इसमें करना है, क्योंकि 50-60 वर्षों तक जिस सेक्टर को निगलेक्ट किया गया था, उस सेक्टर में बहुत कमियां रह गई थी। उनको कमियों को भरना है, अभी भी बहुत काम इसमें बाकी है और काम तेज़ी से हो भी रहा है। जो बड़े परिवर्तन आए, सबसे बड़ा परिवर्तन सेफ्टी में आया है। यूपीए के समय में और उससे पहले तक जो पीरियड था, उसमें मतलब एक तरीके से सेफ्टी को दरकिनार कर दिया गया था और करीब 90% रिडक्शन हुआ है एक्सीडेंट्स में। और लास्ट ईयर रेलवे के इतिहास में सबसे सेफेस्ट ईयर था, जहां 170-171 एक्सीडेंट्स होते थे यूपीए के समय में साल में। लास्ट ईयर 16 पे कंटेन कर पाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत प्रयास लगातार जारी है। करीब 70,000 किलोमीटर ट्रैक्स को अपग्रेड किया गया है, पुरानी पटरियों को बदल के नई पटरी लगाई गई है। करीब 36,000 किलोमीटर की नई पटरियां लगाई गई है। करीब 60,000 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया, 99.4% रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। देश में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेके आए रेलवे के नेटवर्क में, जो कि बाकी दुनिया में 40-50 वर्षों पहले लग चुकी थी। वो इन 10 वर्षों में टेक्नोलॉजीज़ को लेके आए, खासकर ट्रैक से रिलेटेड, वैगन से रिलेटेड, कोच से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप LHB कोच और पुरानी जो 1970 की टेक्नोलॉजीज़ अगर देखेंगे, तो उसमें जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत सारे झटके लगते हैं, क्योंकि जो कपलर्स लगे हैं वो कपलर बहुत पुराने डिज़ाइन के थे। इन 10 वर्षों में नए मॉडर्न डिज़ाइन के कपलर्स लाए कि जो ज़्यादा सेफ़ है और पैसेंजर्स के कंफर्ट में भी फ़र्क आता है। स्टेशंस का नवनिर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। 1300 स्टेशन का नवनिर्माण का काम हाथ में लिया है, जिसमें से करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो गए और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत अच्छे बने स्टेशन, भारत की संस्कृति को, भारत की स्थापत्य कला को लेके बने। फिर स्टेशंस की सफाई, ट्रेन की सफाई में भी अभी बहुत प्रयास चल रहा है और आगे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पंक्चुअलिटी को लेकर कुछ? पंक्चुअलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। 50-60% में रहती थी पंक्चुअलिटी, वो अब करीब 77-78% पे आ गई है। लेकिन एक स्थायी परिवर्तन आया है, जैसे पिछले साल का दिवाली छठ ले, तो हाँ भीड़ है, लेकिन पुराने समय जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही। इस बार होली सिग्निफिकेंटली आराम से, मतलब ठीक से निकली। और अभी जो समर सीज़न है, जून के एंड तक चलेगा समर सीज़न, करीब 3/4 समर सीज़न निकल चुका है और बहुत एक ध्यान से पूरी मेहनत करके जिस तरह से निकाल रहे हैं, जिस तरह से करीब लास्ट ईयर हमने 80,000 स्पेशल ट्रेन चलाई, इस साल भी करीब 75,000-80,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेगुलर ट्रेन्स करीब 2,000 ऐड किए कोविड के बाद में। तो इस तरह का जो एक सस्टेन्ड वर्क है, उसका बेनिफिट ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक समस्या जो पहले थी, शायद आज भी है, कि लोगों को टिकट जो है कंफर्म नहीं मिल पाता, वो कब तक हल हो पाएगी? सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। आज करीब 740 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रैवल करने का साल में मौका मिलता है। हाईवे में करीब 250 करोड़ है और एयरलाइंस में करीब 35 करोड़ है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 35 करोड़, 250 करोड़, 750 करोड़। और मुझे लगता है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार ट्रेन और ऐड करेंगे, तब जाके वेटिंग लिस्ट वाली समस्या कुछ हद तक दूर होगी। कोई समय सीमा दे सकते हैं जब तक आपने? मेहनत इसमें बहुत है, नई पटरियां लगातार लगती जा रही है। जैसे जैसे नई पटरियां लगती है, नई ट्रेन चालू कर पाते हैं और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। कई तरीके से बेनिफिट मिला है। जैसे आप देखो तो अगर आज से 10 वर्षों पहले तक ये रहता था कि पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का कोयला बचा है, आज वो न्यूज़ से निकल चुकी है, न्यूज़ साइकिल से, क्योंकि सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, सफिशिएंट ट्रेन्स चल पा रही है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने पुराने वीडियो चला के भ्रम फैलाने की कोशिश की,
लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने वीडियो भी हटाए, पुराने वीडियो भी हटाए जब हम लोगों ने उनको मार्क किया। तो इस तरह से एक इम्प्रूवमेंट आया है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन मेहनत अभी भी बहुत करनी है। जो दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय आपका है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि चिप क्रांति, दुनिया भर में उसकी बातचीत हो रही है। क्या भारत उसमें शामिल है? क्या भारत उसमें पीछे छूट तो नहीं गया है? 1962 से भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रयास चलता था। बहुत प्रयास पहले हुए, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के समय में, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में। आखिर सफलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिली जब उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापित किया और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के बाद में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। माइक्रॉन का 28 फरवरी को और केन्स का 31 मार्च को। बहुत कम टाइम, इसी साल 4 वर्षों के अंदर अंदर 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और 2 और चालू होने वाले हैं। जुलाई में एक चालू होगा CG सेमाई का, और बाय दिसंबर टाटा की जो आसाम में फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो बहुत ही कम समय में ये चालू हो पाया, जिसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 60s में 70s में इन प्रयासों को सफलता मिलती तो देश एक अलग लेवल पे होता, लेकिन मोदी जी ने अपने प्रयासों से इस इंडस्ट्री को भारत में स्थापित किया है, तो इसका बेनिफिट देश को मिल रहा है। क्या भारत में वो टैलेंट है कि हम इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल टैलेंट है, और टैलेंट को डेवलपमेंट और करने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर मिशन का अच्छा जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि भारत में करीब 320 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वर्ल्ड के लेटेस्ट सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के टूल्स, कैडेंस और सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एग्जैक्टली वही टूल्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल है, और इसका बेनिफिट बहुत मिला। अगर आप इन चिप्स को देखें, ये चिप्स सारी स्टूडेंट्स की डिज़ाइन की हुई है, और बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे से बाहर अगर हम देखें तो शिवपुर, कैलीकट, जालंधर, ग्वालियर, इंदौर, फिर पुदुचेरी, धनबाद, रोपर, रुड़की, राउरकेला, मेघालय, मतलब देश के Tier 2, Tier 3 तक पहुँचा। हाँ, तो देश के कोने कोने में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स चिप को डिज़ाइन कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरी, एक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली में, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करके स्टूडेंट्स उसको रियल लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। पिछले डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स को पूछा था, दुनिया में 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वो गिन नहीं पाए जहाँ पे इस तरह की पूरी एंड टू एंड कैपेबिलिटी मौजूद हो। तो भारत के नौजवानों को इस प्रयास से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस पॉलिसी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एक जो दूसरा फील्ड है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये कहा जाता है कि भारत जो उसमें वो प्रगति नहीं कर पाया जो करनी चाहिए थी। क्या आप इस आलोचना से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अभी हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है? हमारा AI मिशन जो है उसमें बूस्ट की लाने की ज़रूरत है। भारत ने AI में मैक्सिमम फोकस किया है, AI के डिफ्यूजन पे, AI की डिप्लॉयमेंट पे। भारत की जो IT इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट लेवल है दुनिया भर में, उस IT इंडस्ट्री के ट्रस्ट लेवल के कारण भारत की IT इंडस्ट्री को ग्लोबली सब जगह डिप्लॉय करने के लिए लगाया जा रहा है उनको। तो AI के जो मॉडल्स है जिसको यूज़ करके बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, वो लोग भारत की IT इंडस्ट्री को लेकर उसमें AI के डिप्लॉयमेंट में लगे हैं। तो भारत की IT सेक्टर की इस स्ट्रेंथ को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है भारत में। साथ ही साथ कई नए इनोवेशंस भी हो रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज के इस युग में जहाँ पर AI की एक तरीके से रेस है, तो भारत का मैक्सिमम फोकस है, जो एक लेयर है ऐप लेयर कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर, उस लेयर में मैक्सिमम भारत का फोकस है।